माफ कीजिएगा, मैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग 1990 से क्वेश्चन आंसर नहीं ला पाया इस वीडियो में। उसका कारण ये था दोस्तों कि GAR 1990 से मेरे पास पहले से डाटा रेडी नहीं था और मैं उसको बना रहा हूँ, उसके बाद डाल रहा हूँ। तो जो अगला चैप्टर बोले तो सेकेंड चैप्टर जो है वो बहुत लंबा चैप्टर है, तो लगभग 50% चैप्टर मैं खत्म कर दिया हूँ और 50% बाकी है। तो संभवतः मतलब ये 2-3 दिनों में मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल से। तो उस मतलब डिले होने का यही कारण था कि डाटा उसका रेडी नहीं था। तो मैं सोचा जब तक कि GST से संबंधित मेरे पास डाटा रेडी ऑलरेडी था, बोले तो मैं बना कर रखे हुए था, केवल वीडियो बनाकर डालना था। तो इसलिए मैं आज ये GST से प्रश्न और उत्तर जो है MCQ लाया हूँ। तो डिले होने के लिए फिर से एक बार मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 में, वस्तु एवं सेवा कर। अगर आप पढ़ लिए होंगे बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक और इस चीज से रिलेटेड किसी भी किताब में, तो आपको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर बोले तो प्रश्न संख्या पहला में देखते हैं क्या है। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर लागू किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर एक है फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस लागू किया था। अब जो है प्रश्न संख्या 2 है, फ्रांस ने GST कब लागू किया था? इसका जो है आंसर संभव पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है 1944, 1954, 1964, 1974। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं अब उसका उत्तर बता रहा हूँ, आप भी अपना मन में उत्तर को सोच लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 1954 है मेरे समझ से। हाँ देखिए, आंसर भी करेक्ट है। तो प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST बोले तो GST कब लागू किया गया था? अब यहाँ से देखिए, अब भारत से संबंधित मतलब प्रश्न उत्तर रहेगा आपको। बोले तो GST से संबंधित, भारत से संबंधित विश्व स्तरीय 2 क्वेश्चन में डाला था केवल। तो अब है कि भारत में GST कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर जो है 1/7/2017। इसका आंसर जो है मतलब सी में 1/7/2017 है और ए में 1/6/2017 है और बी में 1/5/2017 है और डी में 1/8/2017 है। तो इसका आंसर जो है 1 जुलाई 2017 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। उत्तर सी करेक्ट है। अब प्रश्न संख्या 4 में चल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं कहीं 22 जुलाई भी देता है, तो वो उत्तर गलत है। ये जो है मैं मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब डाटा से मैं इसको वेरीफाई किया हूँ, तो आप इसी को सही उत्तर मानिएगा। और विभिन्न किताबों में भी 1 जुलाई 2017 ही देता है। ठीक है, तो मतलब 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया है। अब कहीं कहीं 22 जुलाई जो देता है, तो एक्चुअली वो क्या है ना कि GST लागू करने की व्यवस्था की गई, ऐसा कुछ रहेगा तब 22 जुलाई आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? यहाँ फिर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ जो है प्रश्न ये है कि भारत वस्तु एवं सेवा कर, जिसको शॉर्ट में GST बोलते हैं, लागू करने वाला कैमा देश है? तो आप अगर पढ़े होंगे तो इसका उत्तर सोचिए मन में क्या है। ऑप्शन ए में 141वां है, बी में 151वां है, सी में 161वां है और डी में 171वां है। तो इसका मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ, आप भी मन में सोच लीजिएगा। इसका उत्तर सी है, 161वां है। ठीक है, तो पहला कौन हो जाएगा? फ्रांस, है ना, और 161वां भारत। अब प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। GST परिषद का मुख्यालय कहाँ है? GST परिषद का मुख्यालय ऑप्शन ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में हैदराबाद और डी में दिल्ली है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैक्सिमम जो है हेडक्वार्टर्स की बात जब कीजिएगा तो दिल्ली ही होता है। मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अधिकांश था। तो उत्तर डी हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। भारत में लागू GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ जो है कि ये कह रहा है कि भारत में जो GST लागू किया वो किस देश के मॉडल पर आधारित है?
तो यहाँ ऑप्शन ए में फ्रांस है, बी में ब्रिटेन है और सी में स्वीडन है और डी में कनाडा है। तो ये कनाडियन है या स्वीडन वाला है या ब्रिटेन वाला है या फ्रांस वाला है, कौन सा किसके मॉडल पर आधारित है? तो आप आंसर सोच लीजिएगा। ऐसे हमारे अनुसार से आंसर कनाडा होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर कंफर्मेशन के लिए, उत्तर डी करेक्ट है। अब अगला प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। जीएसटी परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न कभी कभी आपको पूछ सकता है कि जीएसटी परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये जो है ऑप्शन ए में वित्त मंत्रालय है, सी में कृषि मंत्रालय है, डी में आर्थिक मामले का मंत्रालय है और डी में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है। तो हमारे अनुसार से तो वित्त मंत्रालय होना चाहिए। अब आपके अनुसार से क्या होना चाहिए आप भी सोच लीजिए और उसके बाद दोनों मिलकर देखते हैं कि उत्तर कौन है। तो उत्तर ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जी हाँ, भारत में जो जीएसटी लागू किया गया तो ये जो है लागू करने के लिए मतलब कौन सा समिति ने सजेशन दिया था, सलाह दिया था, सुझाव दिया था, ये आपको बताना है। वैसे आपको मालूम है कि भारत में समितियों की कमी नहीं है, बहुत सारे समिति और कमेटी है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार से आपको चलना होगा। विजय केलकर समिति ऑप्शन ए में हुआ। ऑप्शन बी देखते हैं एस तारापुर समिति और सी में है राजा चलैया समिति और डी में है महाजन समिति। तो देखिए मेरे अनुसार से तो ऐसे ऑप्शन ए का होना चाहिए उत्तर विजय केलकर समिति। और आपके अनुसार से कौन सा उत्तर होना चाहिए मन में रख लीजिए, मैं उत्तर अब प्रकट करने जा रहा हूँ। तो उत्तर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 बहुत सिंपल प्रश्न है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन में बी में है गुड एंड सर्विस टैक्स। यहाँ देखिए गुड है, ठीक है, ध्यान देना है। ऑप्शन सी में है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में ऑप्शन डी में है गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो देखिए हमारे अनुसार से तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन सी वाला करेक्ट होना चाहिए। वैसे आपके अनुसार से देखिए क्या होना चाहिए। तो उत्तर में फिर प्रकट करने जा रहा हूँ, उत्तर सी हो गया। अब प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है कि जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन ए में 2 भाग है, ऑप्शन बी में 3 भाग है, ऑप्शन 4 में 4 भाग है, ऑप्शन डी में 5 भाग है। मैं भाग भी लगा दिया सारे चारों ऑप्शन में। तो जो जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है तो संभवतः ये 4 भाग होना चाहिए, ऑप्शन सी वाला होना चाहिए उत्तर। ऐसे आपके अनुसार से कौन सा है आप भी सोच लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है मेरा भी उत्तर गलत हो जाए, आपका उत्तर सही हो जाए। अब फाइनल तो उत्तर देखने के बाद पता चलेगा कि क्या सही है। तो मैं उत्तर देखने जा रहा हूँ। उत्तर बी है, 3 भाग है। देखिए मेरा उत्तर गलत हो गया, 3 भाग, ठीक है। अब जो है प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। इनमें से कौन जीएसटी का एक भाग नहीं है? जी हाँ, अब जो है यहाँ पे है प्रश्न मैं बनाया हूँ कि इनमें से कौन जीएसटी का एक भाग नहीं है। देखिए यहाँ सीजीएसटी है, तो देखिए ये जो है सी का मतलब यहाँ हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ जो है आईजीएसटी है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ एस बोले तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और यहाँ डी जो है एलजीएसटी बोले तो एल का मतलब क्या मुझे नहीं मालूम, यानी उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। जीएसटी से जुड़ा सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ जो है जीएसटी का एक भाग है ना सीजीएसटी, तो इसका पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। यहाँ ये ऑप्शन ए में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी में सेंटर फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी में सेस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डी में है कंक्रीट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मेरे अनुसार से तो उत्तर ये होना चाहिए। ऐसे में भी बताया था ऑप्शन में जब मैं पढ़ रहा था। तो इसका फुल फॉर्म अगर आप ध्यान नहीं रखे होंगे कि मैं क्या बोला
तो आपको इसका उत्तर याद नहीं होगा। तो CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे फिर भी मैं उत्तर देख लेता हूँ और आप भी देख लीजिए और मन में भी सोच लीजिए कि आपके अनुसार कौन सा है। तो उत्तर ये करेक्ट हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि GST का एक भाग इस GST का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ, तो इस GST का पूर्ण रूप देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में स्टैटिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी में है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी में स्टेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डी में है सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों यहाँ इस GST का मतलब स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी वाला होना चाहिए। चलिए आपके अनुसार से उत्तर कौन सा आप भी सोच लीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो उत्तर यहाँ देखिए बी करेक्ट हो गया मेरा आंसर। अब प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। GST से जुड़ा IGST का पूर्ण रूप क्या होता है। जी हाँ, GST से जुड़ा IGST का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ इंटरनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन ए में हुआ, ऑप्शन बी में इनर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और डी में इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये देखिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये हो जाएगा। तो उत्तर सी हो गया हमारे अनुसार से, उत्तर सी करेक्ट है। अब प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। GST का एक भाग CGST में सी का मतलब क्या है। उत्तर दिख गया, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है CGST में सी का मतलब क्या है आपको ये बताना है। अब यहाँ ऑप्शन ए में सेंट्रल है और बी में कंक्रीट है, सी में सेस है और डी में सेंटर है। तो देखिए दोस्तों ये CGST में सी का मतलब सेंट्रल हो जाएगा, यानी उत्तर ए होना चाहिए। ऐसे आपके अनुसार से देख लीजिए कौन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए होगा। तो उत्तर का जांच करते हैं उत्तर क्या है। उत्तर ए करेक्ट हो गया। अब प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। GST से जुड़ा इस GST में एस का मतलब क्या है। तो इस GST में जुड़ा एस का मतलब, तो एस का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन ए में स्टैटिक है और ऑप्शन बी में स्टेट है, सी और यहाँ जो है ऑप्शन सी में कितनों हूँ अच्छा चेक करते हैं, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तब कुछ ना कुछ गलती निकल ही जाता है। बहुत गुस्सा आता है, क्या करें लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ ऑप्शन सी में स्टेबल है और ऑप्शन डी में सेल्स है। तो यहाँ जो है हमारे अनुसार से इस GST में इसका मतलब स्टेट होना चाहिए, नहीं उत्तर बी होना चाहिए। अब आप भी सोचिए क्या उत्तर होगा। तो उत्तर चेक करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं। 17 में GST का एक भाग IGST में आई का क्या संकेत। GST का एक भाग IGST में आई का क्या संकेत करता है। आई क्या संकेत करता है। GST का एक भाग IGST में आई क्या संकेत करता है। तो अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन जो है ए में इंटरनल हो गया, बी में इंटरनेशनल हो गया, सी में इंटीग्रेटेड हो गया और डी में इनर हो गया। तो यहाँ इसका उत्तर हमारे अनुसार से इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो आपके अनुसार से क्या होगा आप भी सोच लीजिएगा। अब जो है इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर जो है सी हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में है GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन बी में असम है और ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश है और ऑप्शन डी में हरियाणा है। तो इसमें हमारे अनुसार से असम होना चाहिए। वैसे आपके अनुसार से क्या होना चाहिए सोच लीजिए। अब मैं उत्तर प्रकट कर रहा हूँ, उत्तर दिखा रहा हूँ क्या है और उत्तर बी हो गया, ठीक है। तो उत्तर बी हो गया बोले तो असम हो गया। दोस्तों ये असम प्रथम राज्य है GST को लागू करने वाला, और GST को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य जब अगर पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा। इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर नहीं बनाया हूँ बिहार से संबंधित, फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ, आप याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। असम में GST कब लागू किया गया था। हाँ जी,
तो असम में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए में है 12 जून 2016, ऑप्शन बी में है 12 जुलाई 2016 और ऑप्शन सी में है 12 अक्टूबर 2016 और ऑप्शन डी में 12 अगस्त 2016। तो 12 अगस्त 2016 हमारे अनुसार से होना चाहिए और आपके अनुसार से क्या होगा आप सोच लीजिए। अब मैं उत्तर आपको दिखा रहा हूँ। तो उत्तर डी करेक्ट हो गया। अब प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन असम, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में हरियाणा। तो मेरे अनुसार से ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर सही होना चाहिए। आपके अनुसार से आप सोच लीजिए। अब मैं उत्तर भी दिखा रहा हूँ। तो उत्तर ये हो गया, जम्मू कश्मीर सही उत्तर हो गया। और प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन बिल द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत सावधानी से देखिएगा मैं क्या लिखा हूँ। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन बिल द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बिल द्वारा, मैं अधिनियम द्वारा नहीं लिखा हूँ। बिल का इंग्लिश बिल होता है, अधिनियम का इंग्लिश एक्ट होता है, ठीक है। तो और इसके बारे में डिटेल जानकारी भी मैं लिखा हूँ। पहले ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन देखिए 99वां संविधान संशोधन, बी में 98 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी में 97वां 97 और ऑप्शन डी में 122वां। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ बिल की बात किया गया, संविधान संशोधन बिल। भारत में जीएसटी की संविधान संशोधन बिल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करने का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा। बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिल संसद में पास होने के बाद ही अधिनियम बनता है। अब यहाँ देखिए एक वर्ड है संसद। अब संसद बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब कहिए कैसे? संसद 3 चीज से मिलकर बनता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ संसद में पास होने का मतलब से ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा जब बिल को पास कर देगा और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपना स्वीकृति दे देगा। स्वीकृति देने का मतलब है कि उस पर अपना सिग्नेचर कर देना, यानी हस्ताक्षर कर देना। हस्ताक्षर करने के बाद मतलब जब हस्ताक्षर कर दिए तब कहा जाएगा कि हाँ संसद में ये बिल पास हो गया, ठीक है। तब जब राष्ट्रपति लास्ट में अंतिम प्रोसीजर होता है राष्ट्रपति का सिग्नेचर, तो जब वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बोले तो इंग्लिश में एक्ट बन जाता है। और जब एक्ट बन गया तो समझिए वो नियम बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके बाद मैं एक चीज और लिखा हूँ कि बिल और अधिनियम, मतलब बिल और अधिनियम के क्रम संख्या अलग अलग होता है, क्योंकि संसद में प्रस्तुत सारे बिल दोनों सदनों से वर्तमान सरकार कभी कभी पास नहीं करवा पाती है। जैसे ओपोजिशन पार्टी रहता है ना, तो उसका भी मेजोरिटी रहता है, तो राज्यसभा में जाके अटक जाता है कभी कभी तो लोकसभा में ही अटक जाता है, ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का असमान क्रम संख्या होता है। मतलब कि बिल का जो है बिल जिस संशोधन जो रहेगा बिल वाला, तो वो बिल जो है उसका क्रम संख्या अलग रह जाएगा और एक्ट का क्रम संख्या अलग हो जाएगा। एक्ट बनेगा जब भी तभी जब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सारा इन लोगों का कार्य पूरा हो जाता है, तभी होता है। और बिल, यहाँ बिल जब तक कहलाएगा जब तक लोकसभा राज्यसभा में है। उसके बाद जैसी राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा तो एक्ट कहलाने लग जाएगा। बोले तो अधिनियम यहाँ बोले तो समझिए एक तरह से वो नियम ही बन गया, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था, संभवतः आप समझ गए होंगे। तो अब प्रश्न संख्या 22वां में चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 में भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? यहाँ देखिए ये है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। जब अधिनियम पूछा जाएगा तो ये जो है इसका आंसर 101 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया, माफ कीजिएगा। 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है।
तो ऊपर वाले प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, भारत में जीएसटी या जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। जैसे यहाँ संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, लागू करने की बात जब आएगा तो इसका मतलब है कि सारा प्रोसीजर हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, मतलब कि राज्यसभा ने भी पास कर दिया होगा, लोकसभा भी पास कर दिया होगा, राष्ट्रपति भी स्वीकृति दे दिया होगा। ठीक है, तो इसका भी उत्तर सेम हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी उत्तर डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। जो बात मैं बोला अभी वही बात इसमें नोट में लिखा हुआ है। लागू करने की बात तभी आएगी जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से बिल को पारित या पास करवा कर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी ले लिया गया हो, है ना। अब प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। जीएसटी एक कैसा कर है, आपको बताना है कि ये ऑप्शन ए सही है प्रत्यक्ष कर, या ऑप्शन बी सही है प्रत्यक्ष कर, या ऑप्शन सी सही है दोनों सम्मिलित है इसमें, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ बी देखिए उत्तर हो गया अप्रत्यक्ष कर। अब जो है अब मैं देखा कि कभी कभी कुछ लोग यूट्यूबर जो है इसको अप्रत्यक्ष कर के बदले प्रत्यक्ष कर बताता है उत्तर प्रत्यक्ष कर, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 25 में चलते हैं। 25 है प्रश्न संख्या 25 में जीएसटी में कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। तो टोटल जो है इसमें ऑप्शन ए में है 14 और बी ऑप्शन बी में है 15, ऑप्शन सी में 16, ऑप्शन डी में 17। तो आपका उत्तर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, ऐसे इसका उत्तर हमारे अनुसार से ऑप्शन बी होना चाहिए, टोटल 15। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर क्या है। नहीं, ऑप्शन डी है 17, टोटल 17 अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 26 में चलते हैं। जीएसटी के तहत सबसे अधिक कर कितना लगता है, माने कितना लगता है या कहे कितना लगाया जाता है, लगाया जाता है ना, वही चीज हुआ। तो इसका ऑप्शन में ए में है 18%, बी में है 12%, सी में है 28% और डी में है 32%। तो मेरे अनुसार से ऑप्शन सी वाला सही होना चाहिए, मैक्सिमम 28% है। तो आप देखते हैं, आपको दिखाता हूं मैं उत्तर, इसका उत्तर सी करेक्ट हो गया। अब प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। जीएसटी के तहत सबसे कम कर कितना लगाया जाता है ना। जीएसटी के तहत सबसे कम कर कितना लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 0.25% और ऑप्शन बी में है 5% और ऑप्शन सी में है 3% और ऑप्शन डी में है 0.5%। तो सबसे कम जो है दोस्त 0.25% होना चाहिए, यानी उत्तर ए होना चाहिए। वैसे आपका उत्तर क्या है आप भी सोच लीजिएगा। तो उत्तर देखते हैं, उत्तर ए करेक्ट हो गया 0.25%। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 28 में चलते हैं। सोना पर कितना अतिरिक्त कर देना होता है। सोना पर जो कर फिक्स किया गया है संभवतः ऐसे 28% होना चाहिए सोना पर, लेकिन मानिए कि आप 28% सोना पर कर देना पड़ता है जीएसटी ग्रुप में, लेकिन 28% के बावजूद भी और अतिरिक्त इस पर देना पड़ता है। तो क्या है, कौन सा होगा, 0.25% या 5% या 3% या 0.5%। तो मेरे अनुसार से 3% यानी ऑप्शन सी सही होना चाहिए। तो उत्तर देखते हैं इसका क्या है, सी करेक्ट है। अब प्रश्न संख्या 29 में चलते हैं। खासा विलासिता वस्तुओं के ऊपर कितना विशेष कर लगता है। मतलब जो विलासित टाइप का वस्तु है ना, जैसे कार, महंगा कार, या मतलब और जो लग्जरी आइटम जिसको कहते हैं, मतलब सुख सुविधा वाला आइटम, राजा महाराजा टाइप का मतलब सुविधा पाने वाला जो सामान होता है, तो उस पर भी कुछ विशेष कर लगता है। ठीक है, तो वो विशेष कर कितना लगता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो उस पर जो है यहाँ जो है ऑप्शन ए में 0.5%, ऑप्शन बी में 5%, ऑप्शन सी में 3%, ऑप्शन डी में 0.25% है।
तो इस पर जो है देखते हैं उसका उत्तर क्या है, और इसका जो है 0.25% है। ठीक है, तो अब प्रश्न संख्या 30 में चलते हैं। वैसे संभवतः ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है हमारी समझ से। अब प्रश्न संख्या 30 में चलते हैं। इनमें से किसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? तो आपको बताना है कि इनमें से किसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पेय पदार्थ, अल्कोहल, खाद्य पदार्थ या साइकिल। तो मेरे अनुसार से उत्तर सी होना चाहिए, खाद्य पदार्थ। नहीं, उत्तर बी है, अल्कोहल को बाहर रखा गया। जी हाँ, उत्तर बी है। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ में भी दो वैरायटी होता है। इसमें यहाँ देखिए, इसीलिए मैं नोट में लिख दिया हूं कि खुला खाद्य पदार्थ जो रहेगा जीएसटी से मुक्त श्रेणी में रखा गया है, जीएसटी से मुक्त वस्तु के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, खुला खाद्य पदार्थ जैसे मान लीजिए कोई ठेला पर चाट बेच रहा है, या कोई मतलब ओपन कहीं खाना वाना खिला रहा है, तो इस तरह का जो है वो जीएसटी से मुक्त है। अब प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 31, इनमें से किसके ऊपर जीएसटी लागू होता है? तो यहाँ कच्चा तेल है, बी में पेट्रोल है, और सी में डीजल है, और डी में दवा है। आंसर तो दिख गया था, आप देख ही लिए होंगे आप भी आंसर क्या है, उत्तर डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 32 में चलते हैं। इनमें से किसे वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया गया है? यहाँ पे आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से किसे जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है, उन्हें कर देना है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक गैस जो है जीएसटी के दायरे से बाहर है, मोटर स्पिरिट भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, अपरिष्कृत रत्न ये जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए एविएशन टरबाइन ईंधन। आपको मैं एक बात यह और बता देना चाहता हूँ, जो कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसका जितना भी वैरायटी होता है सारा का सारा नहीं, 5 आप किताब में देख लीजिएगा, उसका 5 वैरायटी जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो यहाँ देखिए अपरिष्कृत रत्न जो है ये जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है, जीएसटी के दायरे में है। इस पर और शेष कर भी देना पड़ता है, 0.5% संभवतः ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो इसका उत्तर सी हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 33 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 में है कितने वस्तुओं को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो आपको बताना है कितने वस्तुओं को अस्थायी रूप से, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अस्थायी का चर्चा। देखिए जीएसटी के दायरे से बाहर बहुत सारे चीजों को रखा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अस्थायी रूप से बाहर किसे रखा गया है, तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा, और इसका उत्तर ए है, 5 वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से अस्थायी तौर पर बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम पदार्थ वाला ही संभवता है। अब जो है प्रश्न संख्या 34 में चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या में कुल कितना अंक बोले तो डिजिट होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उसमें जो है कुल 15 डिजिट होना चाहिए हमारे अनुसार से उत्तर। वैसे आपके अनुसार से क्या उत्तर है मुझे मालूम नहीं, तो इसका उत्तर मैं दिखाता हूँ। उत्तर डी है, करेक्ट है मेरा 15 डिजिट वाला। मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराएगा ना, जो लोग, जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन, तो उसका रजिस्ट्रेशन संख्या में कुल 15 डिजिट रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 35 में चलते हैं। इनमें से किन वस्तुओं को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है? देखिए ऊपर में जो प्रश्न था वही प्रश्न यहाँ भी लगभग है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग होगा। दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है मानव उपभोग के लिए अल्कोहल, ये तो अल्कोहल मुक्त है ही, जीएसटी से बाहर रखा गया। लेकिन देखिए यहाँ अस्थायी का चर्चा किया है, तो आप यहाँ सावधान रहिएगा। यहाँ देखिए कच्चा तेल है, मोटर स्पिरिट है, हाई स्पीड डीजल है, प्राकृतिक गैस है, एविएशन टरबाइन है, टरबाइन ईंधन है। तो इसी के बारे में आपको ऊपर बताया था कि अस्थायी तौर पर जब पूछेगा तो ये उत्तर हो जाएगा।
वैसे देखिए अल्कोहल को भी जीएसटी से बाहर रखा गया, लेकिन अस्थायी तौर पर नहीं बाहर रखा गया। ठीक है, अब जो है ऑप्शन सी में देखते हैं, अपरिष्कृत रत्नों है और रत्न पत्थरों है, इस सब को जीएसटी के बाहर तो रखा ही नहीं गया, बल्कि इस पर और शेष कर भी लगता है। ठीक है, अब दूध, दही, गुड़, लस्सी, प्रसाद, नाम, काजल, खुला पनीर, ये सब भी जीएसटी के दायरे में है, तो उसका उत्तर बी हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 36 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जैसे ही यहाँ जीएसटी पूछेगा तो आप जो है उत्तर क्या मारेंगे? अनुच्छेद 279 या अनुच्छेद 269 या अनुच्छेद 289 या अनुच्छेद 299? तो इसका उत्तर हमारे अनुसार से 279 होना चाहिए। तो इसका उत्तर करेक्ट है 279। अब प्रश्न संख्या 37 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 में है जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अब देखिए वही प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन में घुमा दिया हूं, और आपको भी एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन घुमा करके मिलेगा। तो देखिए यहाँ अनुच्छेद 279 एक है, अनुच्छेद 279 2 है, अनुच्छेद 279 ए है, अनुच्छेद 269 एक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे अनुसार से उत्तर 279 ए होना चाहिए। ऐसे आपके अनुसार से कौन होगा आप सोच लीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है। इसका उत्तर सही सी है, जो कि मैं बोला करेक्ट हुआ। अब प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं। आईजीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिखा दिया हूं मैं। तो आईजीएसटी देखते हैं, अनुच्छेद 279 है, अनुच्छेद 269 है, अनुच्छेद 289 है और यहाँ अनुच्छेद 299 है। आपको यहाँ ध्यान देना है, आईजीएसटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आईजीएसटी की बात कर रहा हूँ, बोले तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसका देखिए 279 ये था गुड जीएसटी का, तो 279 तो होगा ही नहीं। अब है कि जब 279 नहीं होगा तो कौन सा होगा? तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है। मुझे भी डाउट है, वैसे मेरे अनुसार से अनुच्छेद 269 होना चाहिए, यानी 269 होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 39 में चलते हैं, 39 में। आईजीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आईजीएसटी देखिए, फिर यहाँ मैं प्रश्न को और ज्यादा डीप ले चला गया। अनुच्छेद 269 एक, अनुच्छेद 269 2, अनुच्छेद 269 3, अनुच्छेद 269 ए। तो देखिए अनुच्छेद जब 269 आप पढ़िएगा भारत के संविधान में, तो उसमें अनुच्छेद 269 का एक है, 2 है, 3 है, और उसके बाद फिर एक और है 269 का ए भी है। तो जब 269 का ए देखिएगा तो आपको इसके बारे में चर्चा मिल जाएगा, यानी उत्तर डी हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 40 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 में जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए में 13, बी में 23, सी में 33, डी में 43। तो मेरे अनुसार से तो ऑप्शन बी होना चाहिए, 23 सदस्य। तो गलत हो गया, 23 नहीं बल्कि 33 होता है, यानी उत्तर सी हो गया। ठीक है, अब जो है तो प्रश्न संख्या 41 में जीएसटी लागू करने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को कितने वर्षों तक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है? जी हाँ, जब ये मतलब जीएसटी को लागू किया जा रहा था तो सारे राज्यों के प्रतिनिधि या राज्यों के मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा किया गया। तो बहुत सारे राज्यों ने इसका विरोध किया कि नहीं, हम इसके लिए इस चीज पर सहमत नहीं है। तो उसको मनाने के लिए केंद्र सरकार को ये वादा करना पड़ा कि ठीक है, आने वाले मतलब वर्षे में जो भी नुकसान होगा इतने वर्ष तक मैं क्षतिपूर्ति उसका करूंगा। बोले तो अगर राज्य सरकार को हानि होती है तो सेंट्रल मतलब केंद्रीय सरकार उसको जितना हानि होगा उस देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितने वर्षों तक के लिए व्यवस्था किया गया है। तो इसका ऑप्शन में है ए में 6 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी में 3 वर्ष।
तो ऑप्शन बी होना चाहिए 5 वर्ष। उत्तर भी करेक्ट हो गया। अब प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं। समानता चिन्ह करदाताओं का सकल वार्षिक टर्नओवर 40 लाख तक है, उन्हें कितना कर देना होगा। जैसे कि जिसका टर्नओवर साल में 40 लाख है, 40 लाख से ज्यादा नहीं, 40 लाख तक, तो उसको कितना मतलब कर देना पड़ेगा। बोले तो टैक्स मतलब जीएसटी टैक्स जो होता है ना, वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों 40 लाख तक के लिए उस पर ये कोई प्रेशर नहीं है। बोले तो 0% भी दे सकता है, बोले तो 1 रुपया भी नहीं दे सकता है। यानी उत्तर सी हो गया। ठीक है। अब जो है एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो भी 40 लाख की बात मैं यहाँ किया हूँ, ये पहले 20 लाख था, इसको बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया है और आने वाला समय में भी इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो है आप इसके लिए गूगल सर्च करके भी इस चीज से संबंधित डाटा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनीय क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 40 लाख कभी कर दे 50 लाख, कभी 60 लाख, मैंने समय समय पर इसको चेंज करते रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब प्रश्न संख्या 43 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होता है, बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर। तो यानी उत्तर इसका डी हो गया। अब प्रश्न संख्या 44 में चलते हैं। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए में है वित्त मंत्री और बी में है, ऑप्शन बी में नीति आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन सी में राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच जो निर्वाचित होता है वही उपाध्यक्ष होता है, और ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय विकास आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर हमारे अनुसार से सी होना चाहिए। तो आप अपने तरफ से जो सोचना चाहते हैं, जो उत्तर लगे आप भी अपना मन में सोच लीजिएगा। तो इसका उत्तर सी हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 44 में चलते हैं। जीएसटी परिषद में गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है। तो जीएसटी परिषद में जो गणपूर्ति, जिसको कोरम कहते हैं, वो जो है कोरम 50% होना चाहिए। ऐसा आपके अनुसार से कितना होगा आप सोच लीजिए, देखते हैं ऐसे उत्तर ये करेक्ट हो गया। अब प्रश्न संख्या 46 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, जीएसटी परिषद में कोई भी निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए कितना प्रतिशत बहुमत चाहिए। मतलब जीएसटी परिषद में कोई भी निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए कितना प्रतिशत बहुमत चाहिए। तो बहुमत की जब बात किया जाएगा तो ये 75% संभवतः होना चाहिए मेरे अनुसार से। ऐसे आप भी आंसर सोच लीजिए, हमको ऐसा लग रहा है कि गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर जो है बी करेक्ट है, 75% ही होना चाहिए। ठीक है, अब जो है प्रश्न संख्या 47 में चलते हैं। 47 में प्रश्न संख्या 47, हाँ, इनमें से कौन असत्य है। तो ऑप्शन ए में कीमती धातुओं के लिए अलग दरें नहीं है, ऑप्शन बी में खास विलासिता वस्तुओं पर 28% की सर्वोच्च दर के ऊपर शेष भी लगता है, ऑप्शन सी में जीएसटी में 17 प्रत्यक्ष कर शामिल किया गया है, और ऑप्शन डी में है जीएसटी में शामिल 17 प्रत्यक्ष करों में से 8 केंद्रीय कर है। तो ये इसका उत्तर ये होगा, ये जो है असत्य है। कीमती वस्तुओं के लिए अलग दरें नहीं है, ये गलत बात है। कीमती वस्तुओं के लिए अलग दर है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है करेक्ट। अब प्रश्न संख्या 48 में चलते हैं। इनमें से कौन असत्य है। अब ये जो है मतलब ऑप्शन ए में देखते हैं, यदि कोई जीएसटी कर छूट की सीमा में है तो पंजीयन की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बी में छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते हैं। फिर ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी में है पूर्वोत्तर सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा प्रश्न को एडजस्ट कर देता हूं। तो प्रश्न को मैं एडजस्ट कर दिया हूं, ठीक कर दिया हूं। तो ऑप्शन ए में है, यदि कोई जीएसटी कर छूट की सीमा में है तो पंजीयन की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है, पंजीयन की जरूरत नहीं है। छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है।
अब यहाँ है ऑप्शन सी में पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए कर छूट की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। ये गलत बात है, इन राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था है, ठीक है। और कुछ वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी से मुक्त है, तो ये बात भी सही है, यानी उत्तर सी गलत है ना। यहाँ अगर ये नहीं इसमें नहीं लगा रहता तो उत्तर ये भी सही हो जाता है, यानी उत्तर सी हो जाएगा इसका। अब प्रश्न संख्या 49 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, इनमें से कौन असत्य है? जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों जैसे विधि, नियम, दर आदि पर निर्णय लेता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जीएसटी संबंधी मुद्दों पर निर्णय के लिए 75% बहुमत चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। जीएसटी के अंतर्गत कुल 4 कर दरें हैं, ये भी बात सही है। इनमें से कोई नहीं, तब जब सब सही है तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ जो है यूट्यूबर्स और कुछ टीचर्स जो है एक 0% कर को भी ऐड करके 4 कर नहीं 5 कर मानते हैं, तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि 4 कर आपको मान के चलना है या 5 कर मान के चलना है। तो मेरे अनुसार और मतलब जो जनरल नॉलेज की किताबें हैं उसके अनुसार जो है 4 कर आंसर उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 50 और अंतिम है ये। प्रश्न संख्या 50वां में चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 में है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। जीएसटी परिषद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? मतलब जीएसटी काउंसिल जो होता है ना, उससे संबंधित मैटर दिया हुआ है, तो उससे संबंधित मैटर है, तो ऑप्शन ए में चलते हैं। जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच जो निर्वाचित होता है वही उपाध्यक्ष होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है, जीएसटी परिषद में गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्यों का 50% होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद में कोई भी निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए 60% बहुमत चाहिए, ये बात गलत है। यहाँ जो है 60% नहीं बल्कि 75% बहुमत चाहिए, ठीक है। यहाँ 75% नहीं होना चाहिए था। अब ऑप्शन डी में जीएसटी परिषद में राज्य का मान 2/3, केंद्र का मान 1/3 होता है, ये भी सही है। आप याद रखिएगा, आप डीप क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा, इस तरह से पूछेगा कि जीएसटी परिषद में राज्य का मान कितना होता है, तो ऑप्शन में देगा 2/3, फिर देगा 1/3, फिर देगा 3/3, इस तरह से करके दे देगा। तो आप सीधी सी बात याद रखिए, राज्य का मान 2/3 और केंद्र का मान 1/3। माने यहाँ पे देखिए अंतिम अक्षर 2/3 का अंतिम अक्षर और 1/3 का अंतिम अक्षर सेम है, खाली राज्य वाला है 2 तो केंद्र वाला हो गया 1। देखिए यहाँ पे ये 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये है यहाँ 1 हो गया। तो इस तरह से जो है आपको कोड मैं दे दिया याद करने का। आप अगर आप न्यू मतलब व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो मेरा दिल दुख जाएगा और फिर वीडियो बनाने में थोड़ा सा आनाकानी में करना शुरू कर दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।